हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास गुप्ता एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको ये सूचना देना चाहेंगे कि हमारे इस विकास स्टडी यूट्यूब चैनल पे अभी लेखपाल के लिए डेली आपको 10 बजे क्या होंगी, ग्रामीण परिवेश की आपकी जो क्लासें हैं वो आपको मिलेंगी। वो हम प्रोवाइड कराएंगे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, हम वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे। आप 10 बजे आगे यूट्यूब चैनल पे विकास स्टडी को, ग्रामीण परिवेश को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, बात ये है कि अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें, देखिए मैं पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। अगर लेखपाल की बात करें, ठीक है, अगर मैं यूपी लेखपाल की बात करें, ठीक है, तो यूपी लेखपाल में अगर ग्रामीण परिवेश के टॉपिक की बात करें ना, ये आता है लगभग 25 नंबर का, 25 नंबर का आता है। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और आपको डेली 10 बजे ये टॉपिक आपको कहाँ प्रोवाइड होगा, आपके यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं ग्रामीण परिवेश का। एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन का मतलब ये है कि कृषि भी होगी, जो हम अन्न की उपजाऊ करते हैं। ठीक है, तो कृषि भी होगा, कृषि के साथ साथ जो हमारा पशुपालन होता है, मधुमक्खी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन ना, जो हमारे और जो भी जीव जंतु हैं जैसे गाय भैंस पालन, ये जो पशुपालन होता है, इस पशुपालन को भी हम क्या कहते हैं, कृषि में हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, कृषि में हम लोग शामिल करते हैं। तो इसका जो टॉपिक हम पहला आज पढ़ेंगे वो हमारा होगा कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियाँ। क्या होगा? कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियाँ। ठीक है, ये वाली टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है हमारा हरित क्रांति। दोस्तों, आप लोग इसको अच्छी तरह से सुने भी होंगे, कई बार सुने होंगे कि हरित क्रांति होता क्या है। ठीक है, तो हम इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हरित क्रांति। ठीक है, अब देखिए, यहीं से आप ध्यान दीजिएगा। अगर हरित क्रांति की शब्द, देखिए पहले हम क्रांति पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, क्रांति क्या है कि क्रांति जब एक अचानक वो बदलाव हो, चाहे वो पॉजिटिव बदलाव हो या नेगेटिव बदलाव हो, अर्थात ठीक है, वो सकारात्मक बदलाव हो, उस बदलाव को हम कहते हैं क्या? क्रांति नाम देते हैं। भाई क्रांति आ गई। सपोज दैट अगर हम ऐतिहासिक की बात करें तो हमारे 1857 की क्रांति, 1857 में कुछ ऐसा विद्रोह हुआ था सिपाहियों के द्वारा, ऐसा अचानक बदलाव हो गया था पूरे भारत में, इसलिए हम उसको नाम क्या दे दिए? क्रांति का नाम दे दिए। तो इसी तरह हमारे कृषि के क्षेत्र में भी क्रांति का नाम दिया गया। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है, अगर इसके पहले पॉइंट की बात करें तो इस हरित क्रांति में अपना जो ये बात आता है कि इस हरित क्रांति के अगर शब्द की बात करें तो सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम इस हरित क्रांति के शब्द का इस्तेमाल किए थे एक अमेरिकी वैज्ञानिक हुआ करते थे। कौन वैज्ञानिक हुआ करते थे? अमेरिकी। एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम था विलियम गॉड। क्या नाम था? विलियम गॉड नाम। तो ये जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे उनका नाम था विलियम गॉड। उन्होंने ही सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में, जब गेहूं की उपज अधिक हुई मेक्सिको में, तो उस क्रांति को इन्होंने कौन सा क्रांति नाम दिया? उसको हरित क्रांति नाम दिया। तो आपके एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं कि सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया या किस व्यक्ति ने किया? तो आपका आंसर होना चाहिए विलियम गॉड। क्या होना चाहिए? विलियम गॉड। अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए क्या हुआ था मैक्सिको में 1960 के दशक में। मैक्सिको में 1960 के दशक में महामारी आई, भूख की महामारी आई। वहाँ पे उन्होंने क्या किया
गेहूं के पैदावार के लिए वहां की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की क्या किए, एक बैठक बुलाई। बैठक बुलाने का मेरा मतलब है एक संस्थान की स्थापना की। उस संस्थान का नाम दिया गया अंतरराष्ट्रीय गेहूं संस्थान, मतलब गेहूं का अंतरराष्ट्रीय शोध एवं अनुसंधान संस्थान। मतलब गेहूं के उच्च किस्म के बीजों की हम कैसे उसको निकाल सकते हैं, उच्च किस्म की बीजें, मतलब ऐसे किस्म की बीजें की हम पैदावार करें जो हमारे उत्पादन को बढ़ा सके, ठीक है, और वो उत्पादन हमारे जल्द से जल्द हो सके और उर्वरक शक्ति पर भी कोई प्रभाव ना पड़े, जो हमारी जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वो लंबे समय तक चले। तो सर्वप्रथम अगर 1960 दशक की बात करें, 1960 के दशक में मैक्सिको में एक अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान खोला गया, वो भी मैक्सिको के सरकार के द्वारा। तो उस टाइम मैक्सिको में ही नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष इतना गेहूं का उत्पादन हुआ कि इस मैक्सिको को, जहाँ पे वो अपने देश में रहे हुए जनता की जो पेट नहीं भर पाता था, वो निर्यात भी करने लगा। और अचानक इसी कृषि के क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में बदलाव को ही विलियम गॉड ने सर्वप्रथम इस बदलाव को क्या नाम दे दिया, हरित क्रांति नाम दे दिया। ये क्वेश्चन आपका एक क्लियर होता है। और ये भी क्वेश्चन क्लियर होता है कि सबसे पहले गेहूं अनुसंधान संस्थान, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया, तो आपका जवाब होना चाहिए मैक्सिको में। कहाँ खोला गया, मैक्सिको में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए अब हम बात करेंगे, एक हमारे अमेरिकी ही वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन वैज्ञानिक का नाम था नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। विश्व स्तर पे बात करें, अगर इसी को विश्व स्तर पे अगर फैलाने की बात करें, विश्व स्तर पर अगर प्रचार प्रसार की बात करें, तो हमारे एक अमेरिकी वैज्ञानिक हुआ करते थे नॉर्मन बोरलॉग। ये वो व्यक्ति थे, ये भी एक वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, इस मैक्सिको के देश में जो भी उच्चतम किस्म की जो भी हमारे बीज हुआ करते थे उसका प्रचार प्रसार किया सारे देशों में, ठीक है। तो इसीलिए विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, विश्व स्तर पर, वो भी किस स्तर पे, विश्व स्तर पे, वो हमारे कौन है, वो है हमारे नॉर्मन बोरलॉग। ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आपको याद रखना है, अगर शब्द की बात करें, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप बताएंगे विलियम गॉड। और अगर बोलेंगे कि विश्व स्तर पर गेहूं के उच्चतम किस्म के बीजों का प्रचार प्रसार करने वाले, अर्थात विश्व स्तर पे उस गेहूं के हरित क्रांति के जनक कौन थे, वो थे हमारे नॉर्मन बोरलॉग। ये हमारा होता है विश्व स्तर पे। अब हम आते हैं अपने भारतीय स्तर पे, बात करते हैं इस हरित क्रांति के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो हरित क्रांति है, एक भारत के वैज्ञानिक हुआ करते थे एम.एस. स्वामीनाथन। इन वैज्ञानिक का नाम था एम.एस. स्वामीनाथन। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाएं, हमारे भारत में इसी उच्च किस्म की बीजों के, जो भी हमारे कृषि करने की, गेहूं की पैदावार करने की, अर्थात चावल की पैदावार करने की जो भी तौर तरीके थे, इसको भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, किनको जाता है, वो हमारे एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, जो कि एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे। भारतीय
कृषि वैज्ञानिक थे। उस टाइम हमारे जो पीएम थे वो पीएम हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री। आपको पता होगा यहाँ पे कुछ छोटी सी बात आपको समझने की जरूरत है, वो ये है, आपको ये पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि 1965 में जो हमारा जो हमारा भारत चाइना का जो युद्ध हुआ, उस टाइम हमारे पास क्या थी, भुखमरी थी। 2 साल लगातार सूखा पड़ गया था। हम लोग जो है अपनी ज़मीनों को उपजाऊ नहीं बना पा रहे थे, बारिश नहीं हो पा रही थी, तो हमारी कृषि नहीं हो पा रही थी। जिस तरह से भुखमरी पूरी तरह से फैल चुकी थी, बहुत ही भयावह स्थिति हुआ करती थी उस समय। तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था कि एक टाइम, अर्थात आपको भोजन एक समय करना है। उन्होंने अपने कुकों को बुलाया, ठीक है, और बुला के एक मीटिंग की कि आज से हम डेली केवल एक टाइम भोजन करेंगे, डेली केवल एक टाइम भोजन करेंगे। उस समय अगर प्रचार प्रसार के साधन की बात करें, संचार के साधन की बात करें, तो हुआ करता था रेडियो। उस रेडियो और जहाँ भी अगर टीवी भी अवेलेबल होता था, वहाँ पे उस माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री हमारे जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास भोजन के लिए जो हमें अनाज कम है, हमको भोजन केवल एक दिन करना है, एक दिन में केवल एक टाइम करना है भोजन। ये हुआ करता था, ये भी उन्होंने ये नारा दिया था। तो उसी के समय जब विश्व स्तर पे बात चल रही थी नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, उस टाइम 1965 के पहले या 1960 के दशक में, 1965 में 1966-67 की अगर बात करें, तो बात चल रही थी हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति की जो तकनीकी थी उसको एम.एस. स्वामीनाथन ने बात की किससे, नॉर्मन बोरलॉग से। नॉर्मन बोरलॉग से बात करके वो आए और अपने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से बात की, बोले कि हमारे देश में ऐसे ऐसे हम गेहूं की उपज को बढ़ा सकते हैं, अर्थात किसी भी खाद्यान्न सामग्री के उत्पादन को हम अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, स्टार्टिंग की अगर शुरुआत की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हरित क्रांति की भारत में शुरुआत की गई, तो वो शासनकाल था प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। ये जो लाल बहादुर शास्त्री थी, उस समय ताशकंद के समझौते के लिए गए थे भारत से बाहर, तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के कारण अभी तक रहस्य बना हुआ है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, ठीक है। इनके चेहरे पे लाल पीले काले पड़ गए थे, कोई कह रहा था कि जहर के कारण मारा गया, कोई इंजेक्शन दिया गया। तो हालांकि अब ये दूसरा मैटर हो जाता है, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, वो अभी आज भी रहस्य है, ठीक है। तो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री। आपको याद कर रखना होगा, अगर बात करें किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो वो हमारे आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हमारा हरित क्रांति जोर शोर से भारत में प्रचार प्रसार हुआ और गेहूं का अधिक उत्पादन हुआ, तो वो प्रधानमंत्री हमारे आती हैं इंदिरा गांधी, जो हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। वो हैं प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है। तो कहने का मतलब, भारत में अगर भारतीय स्तर पर वैज्ञानिक की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन क्या हुआ करते थे, भारतीय कृषि वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रचार प्रसार के बारे में, भारत में कैसे इसका प्रचार प्रसार हुआ। 1967-68 में, देखिए ये डेट आपको कहेंगे, अगर पर्टिकुलर अगर बात करें तो 68 लिखा होगा, लेकिन अगर 2 साल की बात करें, अर्थात कभी कुछ टाइम 1967 में, कुछ टाइम 1968 में, तो हमारा 1967-68 का वर्ष माना जाएगा। लेकिन अगर केवल 1 साल की बात करें तो वो हमारा होगा 1968, ठीक है। इस टाइम में भारत में क्या हुआ करता था, इस टाइम में भारत में एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को भारत में लाए और इस तकनीक को दिया। तो यहाँ पे ये जो तकनीक हुआ करती थी, इस तकनीक से भारत में इतना, देखिए गेहूं का जो उत्पादन हुआ करता था 1968 के पहले सालाना 120 लाख टन हुआ करता था। 120 लाख टन गेहूं का पैदावार हुआ करता था, जो हमारे भारत देश के लिए क्या था, इतना पर्याप्त नहीं था। तो 1968 में ही एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा
जब ये कदम उठाया गया कि हम हरित क्रांति की बात करेंगे, हरित क्रांति के तहत हम कृषि करेंगे, तो उस टाइम 1967-68 में हरित क्रांति को अपनाया गया। और 1967 के बाद ही जो हमारा गेहूं का उत्पादन हुआ, वो गेहूं का उत्पादन कितना हुआ? 170 लाख टन। अर्थात अगर टन डिफरेंस की बात करें तो 50 टन का डिफरेंस आया। वृद्धि कितनी हुई? 50 टन की। अचानक वृद्धि हुई ना, इसी अचानक वृद्धि को ही हम हरित क्रांति का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये आपको इतना ध्यान में रखना है। हालांकि ये डेटा पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन किसी भी टॉपिक को अगर कॉन्सेप्ट से अगर हम समझते हैं ना, तो हमको अच्छा होता है समझने में। ठीक है, और वो काफी समय तक क्या होता है, वो याद रहता है। ठीक है, तो इस टाइम क्या हुआ करता था कि 120 से 170 लाख टन गेहूं पैदावार। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें, कृषि मंत्री हुआ करते थे सुब्रमण्यम। पूछता है हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन थे? तो वो थे सुब्रमण्यम। ठीक है, अब देखिए, और इस समय अगर पीएम की बात करें तो हुआ करती थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो एक लेडी आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अगर विलियम गार्ड की बात करें, हरित क्रांति के शब्द की बात करें, तो सर्वप्रथम हरित क्रांति का शब्द जो दिया था वो विलियम गार्ड ने दिया था, जो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के प्रचार प्रसार की बात करें तो वो हमारे वैज्ञानिक हुआ करते थे नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारतीय स्तर पर बात करें तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व स्तर पर बात करें तो वो माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1968 में इतना गेहूं का उत्पादन हुआ, तो हम इसको हरित क्रांति कर दिए। अब सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन ये पूछता है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे ज्यादा हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो किस खाद्यान्न सामग्री पे, वो किस खाद्यान्न फसल पे पड़ा? तो वो पड़ा गेहूं के सबसे। और दूसरे नंबर पे हमारा आता है वो होता है चावल का। लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं की बात, सबसे ज्यादा गेहूं पर प्रभाव पड़ा और उसके बाद चावल पे प्रभाव पड़ा। और ये प्रभाव सबसे ज्यादा अगर राज्य की बात करें, स्टेट की बात करें, तो वहां पे कृषि प्रधान राज्य हुआ करता था। कौन सा? पंजाब। ठीक है, हरियाणा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हुआ करता था। और हमारे राज्य हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के अलावा जो हमारे राज्य हुआ करते थे वो राजस्थान हुआ करता था। राजस्थान का कुछ ही क्षेत्र था, उस क्षेत्र का नाम था श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर एक जिला है। राजस्थान का केवल एक ही क्षेत्र था, वो श्रीगंगानगर जिला। तो कहने का मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव हरित क्रांति का किस फसल पे पड़ा, तो गेहूं पे, दूसरे नंबर पे चावल का, और किस राज्य में? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इतना याद रखना है, राजस्थान के कुछ क्षेत्र अर्थात एक जिला में पड़ा था जो कि पंजाब से सटा हुआ जिला है। उस जिला का जो नाम है वो है श्रीगंगानगर जिला। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हरित क्रांति में। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, अगर आप जानते नहीं होंगे, आई होप कि आपको, अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग ये जान लीजिएगा कि हरित क्रांति में, क्वेश्चन में बता रहा हूं, हरित क्रांति में, नहीं ऐसे पूछता हूं कि SSS जो है किस क्रांति से संबंधित है?
ये जो ट्रिपल एस है ये किस क्रांति से संबंधित है? तो इसका हमारा आंसर होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए? हरित क्रांति से। कैसे? ट्रिपल एस देखिए, यस यस यस, ये हो जाता है स्वामीनाथन, ठीक है। ये हो जाता है सुब्रमण्यम, जो हमारे क्या थे? कृषि मंत्री थे। क्या थे? कृषि मंत्री। अब देखिए, ये तो कृषि मंत्री थे, लेकिन इस कृषि मंत्री के नीचे भी एक कृषि सचिव हुआ करते थे। इन कृषि सचिव का नाम था शिवबरन। शिवबरन, क्या नाम था? शिवबरन। ये थे कृषि सचिव। ये आप याद रखिए। ये ट्रिपल एस हमारे हरित क्रांति से संबंधित है, वो भी स्वामीनाथन के रूप में, सुब्रमण्यम कृषि मंत्री के रूप में, और ये शिवबरन कृषि सचिव के रूप में, और ये स्वामीनाथन वैज्ञानिक के रूप में, कृषि वैज्ञानिक के रूप में, ठीक है। अब देखिए, मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ कि इस हरित क्रांति से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, चाहे वो आप लेखपाल की ही तैयारी कर रहे हो, या एसएससी एमटीएस की तैयारी हो, या आपके सीजीएल की तैयारी हो, या अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, देखिए अभी हम कुछ बात करेंगे ना, अभी हम इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, जो हमारे पॉइंट्स एग्जाम के व्यू से ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो हमारे पॉइंट हैं, भारत में हरित क्रांति की जो जन्म स्थली है, ठीक है, भारत में हरित क्रांति की जो जन्म स्थली है वो किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए भारत में हरित क्रांति की जन्म स्थली, अर्थात भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति को कहाँ लाया गया था? भारत में हरित क्रांति की जन्म स्थली किसको मानते हैं? ये हम मानते हैं पंतनगर को। ये पंतनगर है, जो कि कृषि विश्वविद्यालय है। यहाँ पे क्या है? एक कृषि विश्वविद्यालय है। अब देखिए, ये पंतनगर पहले हमारा यूपी में पड़ता था। पहले कहाँ पड़ता था? यूपी में पड़ता था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में ये उत्तराखंड में है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे प्राचीन कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो वो आपका उत्तराखंड होगा। हालांकि पहले ये यूपी पंतनगर में था, पंतनगर था यूपी में था, लेकिन अभी उत्तराखंड में है। तो कृषि विश्वविद्यालय है, पंतनगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जन्म स्थली। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय गेहूं संस्थान की अगर बात करें, देखिए अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये हमारा मैक्सिको में है, ठीक है। और अगर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात करें, अगर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात करें तो ये हमारा हो जाता है कहाँ? देखिए, नहीं, एक माफ कीजिएगा, पहले हम सॉरी, अगर भारत स्तर की बात करते हैं, तो अगर हम भारत के स्तर पे बात करें, अगर हम भारत के स्तर पे बात करें, भारतीय
चावल अनुसंधान की बात करें तो ये हमारा पड़ता है कहाँ, कटक। ये कटक कहाँ है, उड़ीसा में। अगर हम भारतीय चावल अनुसंधान की बात करें तो हमारा कटक उड़ीसा में है। और अगर इसी चावल के अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन में है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा कहाँ, फिलीपींस में। फिलीपींस के मनीला में, जहाँ पे आपका जेनेवा, सॉरी, जहाँ कहाँ है ये, मनीला में, जहाँ आपकी पीईटी में आपका एक क्वेश्चन आया था कि विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक का मुख्यालय आपका मनीला में ही है। ठीक है, तो देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान की बात करें, अगर यहाँ पे गेहूं की बात करें तो आपके मैक्सिको में है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात करें तो आपका मनीला में है, अर्थात फिलीपींस के मनीला जगह पे। ठीक है, और अगर भारतीय चावल अनुसंधान की बात करें तो ये आपके कटक उड़ीसा में है। और अगर भारतीय कृषि अनुसंधान की केंद्र की बात करें, कृषि विश्वविद्यालय की बात करें, तो वो हमारा पंतनगर उत्तराखंड में, पंतनगर उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा। जो भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट करिएगा। इतना तो मैं निश्चित बता दे रहा हूँ, प्रॉमिस है कि इस जितना मैंने हरित क्रांति का पॉइंट बताया है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला हरित क्रांति से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद।